अध्याय 7। 7 सबसे शक्तिशाली हथियार। तीव्र संतुष्टिदायक दर्द का स्वाद चखने और अपनी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि की चमक का आनंद लेने के 27 घंटे बाद मैं सोमवार की सुबह अपनी मेज पर वापस आ गया था। एसबीजी मेरा कमांडिंग ऑफिसर था और कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए मेरे पास उसकी अनुमति और हर ज्ञात बहाना था। इसके बजाय सूजे हुए, पीड़ादायक और दुखी होकर मैंने खुद को बिस्तर से बाहर निकाला, लड़खड़ाते हुए काम में लग गया और बाद में उस सुबह क्रिस कोस्टमैन को फोन किया। मैं इसका इंतजार कर रहा था। मैंने उसकी आवाज में आश्चर्य के मधुर स्वर की कल्पना की, यह सुनने के बाद कि मैंने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है और 24 घंटे से भी कम समय में 101 मील दौड़ गया हूँ। शायद कुछ अतिरंजित सम्मान भी होगा क्योंकि उन्होंने बैडवाटर अधिकारी के रूप में मेरी प्रविष्टि बनाई थी। इसके बजाय मेरा कॉल वॉइसमेल पर चला गया। मैंने उसे एक विनम्र संदेश छोड़ा जो उसने कभी वापस नहीं लौटाया और 2 दिन बाद मैंने उसे एक ईमेल भेजा। सर, आप कैसे हैं? मैंने अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक 100 मील की दौड़ 18 घंटे और 56 मिनट में पूरी की। मैं अब जानना चाहूँगा कि बैडवाटर में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा ताकि हम स्पेशल ऑपरेशंस वॉरियर फाउंडेशन के लिए धन जुटाना शुरू कर सकें। एक बार फिर धन्यवाद। उसका जवाब अगले दिन आया और इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। आपके 100 मील पूरे करने पर बधाई, लेकिन क्या आप वास्तव में तब रुके थे? 24 घंटे के आयोजन का उद्देश्य 24 घंटे चलना है। वैसे भी घोषणा के लिए बने रहें कि आप आवेदन कर सकते हैं। दौड़ जुलाई के 24 से 26 को होगी। साभार, क्रिस कोस्टमैन। मैं उनकी प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत रूप से लेने से खुद को नहीं रोक सका। बुधवार को उन्होंने सुझाव दिया कि मैं उस शनिवार को 24 घंटे में 100 मील दौड़ूं। मैंने इसे उसकी आवश्यकता से कम समय में पूरा कर लिया और फिर भी वह प्रभावित नहीं हुआ। कोस्टमैन एक अनुभवी थे। अल्ट्रा रेस, इसलिए वह जानता था कि मेरे पीछे दर्जनों प्रदर्शन बाधाएं और दर्द की सीमाएं बिखरी हुई थीं जिन्हें मैंने तोड़ दिया था। जाहिर है इनमें से कोई भी उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। उसे वापस लिखने से पहले मैं 1 सप्ताह के लिए शांत हो गया और इस बीच अपने बायोडाटा को मजबूत करने के लिए अन्य दौड़ पर ध्यान दिया। वर्ष के अंत में बहुत कम उपलब्ध थे। मुझे कैटालिना पर 50 मिलर मिला, लेकिन केवल 3 अंक ही कोस्टमैन जैसे व्यक्ति को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा सैन डिएगो वन डे को पूरा 1 सप्ताह हो गया था और मेरा शरीर अभी भी स्मारकीय रूप से चौड़ा हुआ था। 1 मील पूरा करने के बाद से मैं 3 फीट भी नहीं दौड़ा था। 101 जैसे ही मैंने अपना खंडन तैयार किया, मेरी हताशा कर्सर के साथ चमक उठी। मुझे वापस ईमेल करने के लिए धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि आपको बात करने में उतना ही आनंद आता है जितना मुझे आता है। एकमात्र कारण जिसके लिए मैं अभी भी आपको परेशान कर रहा हूं, वह यह है कि यह दौड़ और इसके पीछे का कारण महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास कोई अन्य क्वालिफाइंग दौड़ है जो आपको लगता है कि मुझे करनी चाहिए, तो कृपया मुझे बताएं। मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद कि मुझे शामिल होना चाहिए पूरे 24 घंटे चलाने के लिए। अगली बार मैं ऐसा अवश्य करूंगा। उसे प्रतिक्रिया देने में पूरा 1 सप्ताह लग गया और उसने बहुत अधिक आशा तो नहीं दी, लेकिन कम से कम उसने इसे व्यंग्य से नमकीन कर दिया। हाय डेविड, यदि आप अभी और जनवरी के 3 से 24 आवेदन अवधि के बीच कुछ और अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं तो बढ़िया है। यदि नहीं तो जनवरी के 3 से 24 की अवधि के दौरान सर्वोत्तम संभव आवेदन जमा करें और अपनी उंगलियां पार कर लें। आपके उत्साह के लिए धन्यवाद, क्रिस।
इस बिंदु पर मैं क्रिस कोस्टमैन को बैडवाटर में आने की अपनी संभावनाओं से कहीं अधिक पसंद करने लगा था। जो मैं नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने कभी इसका उल्लेख नहीं किया, वह यह है कि कोस्टमैन बैडवाटर प्रवेश समिति के 5 लोगों में से एक थे, जो एक वर्ष में 1000 से अधिक आवेदनों की समीक्षा करती है। प्रत्येक न्यायाधीश प्रत्येक आवेदन को स्कोर करता है और उनके संचयी स्कोर के आधार पर शीर्ष 90 आवेदक योग्यता के आधार पर आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा बायोडाटा पतला था और शीर्ष 90 तक नहीं पहुंच पा रहा था। दूसरी ओर कोस्टमैन ने अपनी पिछली जेब में 10 वाइल्ड कार्ड रखे हुए थे। वह पहले ही मुझे एक स्थान की गारंटी दे सकता था, लेकिन किसी कारण से वह दबाव डालता रहा। मुझे एक बार फिर निष्पक्षता हासिल करने के लिए खुद को न्यूनतम मानक से आगे साबित करना होगा। सील बनने के लिए मुझे 3 नरक सप्ताहों से निपटना पड़ा, और अब अगर मैं वास्तव में बैडवाटर चलाना चाहता हूं और जरूरतमंद परिवारों के लिए धन जुटाना चाहता हूं, तो मुझे अपने एप्लीकेशन को बुलेट प्रूफ बनाने का एक तरीका ढूंढना होगा। अपने उत्तर के साथ भेजे गए एक लिंक के आधार पर मुझे पता चला कि बैडवाटर आवेदन के पूरा होने से पहले एक और अल्ट्रा रेस निर्धारित थी। इसे हर्ट 100 कहा जाता था और नाम झूठ नहीं था। दुनिया की सबसे कठिन 100 मील ट्रेल दौड़ों में से एक यह ओहू द्वीप पर एक ट्रिपल कैनोपी वर्षावन में स्थापित की गई थी। फिनिश लाइन को पार करने के लिए मुझे 24,500 ऊर्ध्वाधर फीट ऊपर और नीचे दौड़ना होगा। यह कुछ हिमालयी बकवास है। मैंने रेस प्रोफाइल को घूरकर देखा। यह सभी तेज स्पाइक्स और गहरे गोते थे। यह एक अतालतापूर्ण ईकेजी जैसा दिखता था। मैं इस दौड़ को ठंडे बस्ते में नहीं डाल सका। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं कम से कम कुछ प्रशिक्षण के बिना इसे पूरा कर सकूं, लेकिन दिसंबर की शुरुआत तक मैं अभी भी इतनी पीड़ा में थी कि अपने अपार्टमेंट तक सीढ़ियां चढ़ना शुद्ध यातना थी। अगले सप्ताहांत में मैंने लास वेगास मैराथन के लिए अंतर्राज्यीय 15 को वेगास तक बढ़ा दिया। यह क्षणिक प्रेरणा नहीं थी। महीनों पहले मैंने सैन डिएगो वन डे शब्द सुना था। केट, मेरी माँ और मैंने अपने कैलेंडर पर 5 दिसंबर को अंकित किया था। यह 2005 था। स्ट्रिप पर लास वेगास मैराथन शुरू होने का पहला वर्ष था और हम उस चीज का हिस्सा बनना चाहते थे। सिवाय इसके कि मैंने इसके लिए कभी प्रशिक्षण नहीं लिया। फिर सैन डिएगो वन डे हुआ और जब तक हम वेगास पहुँचे, मुझे अपने फिटनेस स्तर के बारे में कोई भ्रम नहीं था। हमारे जाने से पहले सुबह मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में अभी भी स्ट्रेस फ्रैक्चर था। मेरी औसत दर्जे की कंडराएं लड़खड़ा रही थीं, और यहाँ तक कि एक विशेष पट्टी से लिपटे रहने के दौरान भी मैंने पाया कि जो मेरी टखनों को स्थिर कर सकती है, मैं अधिक समय तक नहीं टिक सका। 1/4 मील से भी ज्यादा। इसलिए मैंने दौड़ने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि हम दौड़ के दिन मांडले बे कैसीनो और रिजॉर्ट तक पहुँचे। वह एक खूबसूरत सुबह थी। संगीत तेज चल रहा था। सड़क पर हजारों मुस्कुराते चेहरे थे। साफ रेगिस्तानी हवा में ठंडक थी और सूरज चमक रहा था। चलने की स्थितियां बहुत बेहतर नहीं होती हैं, और केट जाने के लिए तैयार थी। उसका लक्ष्य 5 घंटे का ब्रेक लेना था, और एक बार के लिए मैं चीयर लीडर बनकर संतुष्ट थी। मेरी माँ ने हमेशा इस पर चलने की योजना बनाई थी, और मैंने सोचा कि मैं जितनी देर तक संभव हो सके उनके साथ चलूंगा। फिर फिनिश लाइन तक एक टैक्सी चलाऊंगा और टेप पर अपनी महिलाओं का उत्साह बढ़ाऊंगा। जैसे ही घड़ी में सुबह के 7 बजे हम तीनों लोगों के साथ हो लिए और कोई आधिकारिक उल्टी गिनती शुरू करने के लिए माइक पर आ गया। 10, 9, 8। जब उसने एक मारा, एक हॉर्न बजा और पावलोव के कुत्ते की तरह मेरे अंदर कुछ क्लिक हुआ। मैं अभी भी नहीं जानता कि यह क्या था। शायद मैंने अपनी प्रतिस्पर्धी भावना को कम आंका।
शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं जानता था कि नेवी सील्स को दुनिया में सबसे कठोर कमीने माना जाता था। हमें टूटी टांगों और टूटे पैरों पर दौड़ना था। या फिर वह किंवदंती चली गई जिसे मैंने बहुत पहले खरीद लिया था। जो कुछ भी था, कुछ ट्रिगर हुआ और आखिरी चीज जो मुझे याद है, जब हॉर्न सड़क पर गूंज रहा था, वह केट और मेरी माँ के चेहरों पर सदमा और वास्तविक चिंता थी जब मैं बुलेवार्ड से नीचे चला गया और दृष्टि से बाहर हो गया। पहले तिमाही मील तक दर्द गंभीर था, लेकिन उसके बाद एड्रेनालाइन हावी हो गया। मैंने 7:10 पर पहला मील मारकर मारा और ऐसे दौड़ता रहा जैसे मेरे पीछे डामर पिघल रहा हो। 10 किलोमीटर की दौड़ में मेरा समय लगभग 43 मिनट था। यह ठोस है, लेकिन मेरा ध्यान घड़ी पर नहीं था क्योंकि एक दिन पहले मुझे कैसा महसूस हुआ था, इस पर विचार करते हुए मैं अभी भी पूरी तरह से अविश्वास में था कि मैं वास्तव में 6.2 मील दौड़ पाऊंगा। मेरा शरीर टूट गया था। ये कैसे हो रहा था? मेरी स्थिति में अधिकांश लोगों के दोनों पैर नरम कास्ट में होंगे और यहाँ मैं मैराथन दौड़ रहा था। मैं 13 मील आधे रास्ते पर पहुँच गया और आधिकारिक घड़ी देखी। इसमें लिखा था 1:35:55। मैंने गणित किया और महसूस किया कि मैं बोस्टन मैराथन के लिए अर्हता प्राप्त करने की तलाश में था, लेकिन सही मुकाम पर था। अपने आयु वर्ग में अर्हता प्राप्त करने के लिए मुझे 3:10 और 59 सेकंड से कम समय में समापन करना था। मैं अविश्वास से हंसा और गेटोरेड का एक पेपर कप पटक दिया। 2 घंटे से भी कम समय में बाजी पलट गई और शायद मुझे यह मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तब तक मैं अपने निजी जीवन में और युद्ध के मैदान में इतनी मौतें देख चुका था कि मुझे पता था कि कल की कोई गारंटी नहीं है। मेरे सामने एक अवसर था और यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं उस मादरचोद को तोड़ दूंगा। यह आसान नहीं था। मैंने पहले 13 मील तक एड्रेनालाइन की लहर दौड़ाई थी, लेकिन दूसरे भाग के हर इंच को मैंने महसूस किया और 18 मील की दूरी पर मैं एक दीवार से टकरा गया। मैराथन दौड़ में यह एक सामान्य विषय है, क्योंकि 18 मील आम तौर पर तब होता है जब एक धावक का ग्लाइकोजन स्तर कम हो जाता है और मैं कांप रहा था। मेरे फेफड़े फूल रहे थे। मेरे पैरों को ऐसा लग रहा था मानो मैं गहरी सहारन रेत में दौड़ रहा हूँ। मुझे रुकने और आराम करने की जरूरत थी, लेकिन मैंने मना कर दिया और 2 कठिन मील के बाद मुझे तरोताजा महसूस हुआ। मैं अगली घड़ी 22 मील पर पहुंच गया। मैं अभी भी बोस्टन की तलाश में था, हालांकि मैं गति से 30 सेकंड पीछे रह गया था और अर्हता प्राप्त करने के लिए अंतिम 4 मील मेरा सर्वश्रेष्ठ होना होगा। मैंने गहराई तक खोदा, अपनी जांघों को ऊपर उठाया और अपने कदम लंबे किए। जब मैं अंतिम कोने पर मुड़ा और मांडले खाड़ी में फिनिश लाइन की ओर बढ़ा तो मैं एक जुनूनी व्यक्ति था। हजारों लोग फुटपाथ पर इकट्ठे होकर जयकार कर रहे थे। जब मैं घर की ओर तेजी से बढ़ रहा था तो यह सब मेरे लिए एक सुंदर धुंधलापन था। मैंने अपने आखिरी 2 मील 7 मिनट से कम की गति से दौड़े 3:08 से कुछ अधिक समय में दौड़ पूरी की और बोस्टन के लिए क्वालिफाई कर लिया। लास वेगास की सड़कों पर कहीं मेरी पत्नी और माँ अपने स्वयं के संघर्षों से निपटती थीं और उन्हें खत्म करने के लिए भी उनसे उबरती थीं। और जब मैं घास के एक टुकड़े पर बैठा था, उनका इंतजार कर रहा था, मैंने एक और सरल प्रश्न पर विचार किया जिसे मैं हिला नहीं सका। यह एक नया था और डराधारित, दर्दनुकीला या आत्मसीमित नहीं था। यह खुला लगा, मैं क्या कर सकने में समर्थ। सील प्रशिक्षण ने मुझे कई बार कगार पर धकेल दिया था, लेकिन जब भी इसने मुझे हराया तो मैं एक और झटका झेलने के लिए उठ खड़ा हुआ। उस अनुभव ने मुझे कठिन बना दिया, लेकिन इसने मुझ में और भी कुछ पाने की इच्छा पैदा कर दी और नेवी सील का रोजमर्रा का जीवन वैसा नहीं था।
फिर सैन डिएगो वनडे आया और अब यह। जब मेरे पास 1 मील चलने के लिए भी कोई व्यवसाय नहीं था, तब मैंने सप्ताहांत योद्धा के लिए एक विशिष्ट गति से मैराथन पूरी की थी। दोनों अविश्वसनीय शारीरिक करतब थे जो संभव नहीं लगते थे, लेकिन वे घटित हुए। मैं क्या कर सकने में समर्थ? मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे सका, लेकिन जब मैंने उस दिन फिनिश लाइन के चारों ओर देखा और सोचा कि मैंने क्या हासिल किया है, तो यह स्पष्ट हो गया कि हम सभी इसे साकार किए बिना मेज पर बहुत सारा पैसा छोड़ रहे हैं। हम आदतन अपने सर्वश्रेष्ठ से कम पर समझौता कर लेते हैं, काम पर, स्कूल में, हमारे रिश्तों में और खेल के मैदान या रेस कोर्स पर। हम व्यक्तियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं और हम अपने बच्चों को अपने सर्वश्रेष्ठ से कम में समझौता करना सिखाते हैं, और यह सब हमारे समुदायों और समाज के भीतर तरंगित होता है, विलीन होता है और बढ़ता है। हम वेगास में किसी खराब सप्ताहांत की बात नहीं कर रहे हैं, न ही एटीएम में नकदी खत्म होने की बात कर रहे हैं। उस पल में इस शाश्वत रूप से गड़बड़ दुनिया में इतनी उत्कृष्टता को खोने की कीमत मुझे अनगिनत महसूस हुई, और यह अब भी होती है। मैंने तब से इसके बारे में सोचना बंद नहीं किया है। शारीरिक रूप से मैं कुछ ही दिनों में वेगास से वापस आ गया, मतलब कि मैं अपने नए सामान्य स्तर पर वापस आ गया था। उसी गंभीर लेकिन सहनीय दर्द से जूझ रहा था जो मैं सैन डिएगो वनडे के बाद घर आया था। अगले शनिवार तक दर्द अभी भी बना हुआ था, लेकिन मैं ठीक हो चुका था। मुझे प्रशिक्षण शुरू करने की जरूरत थी, या मैं ऐसा करूंगा। हर्ट 100 के दौरान पगडंडी पर जल जाओ और कोई बैडवाटर नहीं होगा। मैं पढ़ रहा था कि अल्ट्रासाउंड के लिए कैसे तैयारी की जाए, और मुझे पता था कि कुछ 100 मील का सप्ताह हासिल करना महत्वपूर्ण है। 14 जनवरी को दौड़ के दिन से पहले अपनी ताकत और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए मेरे पास केवल 1 महीना था। मेरे पैर और पिंडलियां दाहिनी ओर भी नहीं थीं, इसलिए मैं अपने पैरों की दोनों हड्डियों और टेंडन को स्थिर करने के लिए एक नई विधि लेकर आया। मैंने उच्च प्रदर्शन आवेशण खरीदे, उन्हें अपने पैरों के तलवों के साथ फिट करने के लिए काट दिया, और अपनी टखनों, एड़ी और निचली पिंडलियों को संपीड़न टेप से टेप किया। मैंने अपनी दौड़ने की मुद्रा को सही करने और दबाव को कम करने के लिए अपने जूतों में एक छोटी एड़ी की कील भी डाल दी। मैंने जो कुछ सहा, उसके बाद मुझे लगभग दर्द से मुक्त दौड़ने के लिए बहुत सारे सहारे की जरूरत पड़ी। स्थिर नौकरी करते हुए 100 मील सप्ताह गुजारना आसान नहीं है, लेकिन यह कोई बहाना नहीं था। चुला विस्टा से कोरोनाडो तक काम करने के लिए मेरी 16 मील की यात्रा मेरी पसंदीदा दौड़ बन गई। जब मैं वहां रहता था तो चुला विस्टा का व्यक्तित्व विभाजित था। जहां हम रहते थे वहां एक अच्छा, नया, मध्यम वर्गीय तबका था जो किरकिरी, खतरनाक सड़कों के कंक्रीट के जंगल से घिरा हुआ था। यह वह हिस्सा है जिससे मैं भोर में फ्रीवे ओवरपास के नीचे और होम डिपो शिपिंग बे के साथ दौड़ा था। यह आपके पर्यटक ब्रोशर का सनी सैन डिएगो का संस्करण नहीं था। इंपीरियल बीच पर पहुंचने से पहले मैंने कार के धुएं और सड़ते कचरे को सूंघा, इधर-उधर भागते चूहों को देखा और उनिंदा बेघर शिविरों से बचते हुए, जहां से मैंने 7 मील का सिल्वर स्ट्रैंड बाइक पथ चुना। यह कोरोनाडो के ऐतिहासिक होटल, सदी के अंत के होटल डेल कोरोनाडो और लग्जरी कोंडो टावरों की एक श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है, जहां से नौसेना स्पेशल वॉरफेयर कमांड द्वारा साझा की गई रेत की उसी चौड़ी पट्टी की अनदेखी होती है, जहां मैंने हवाई जहाज से कूदकर और शूटिंग करते हुए दिन बिताया था। बंदूकें। मैं नेवी सील की किंवदंती को जी रहा था, इसे वास्तविक बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। मैं उस 16 मील की दूरी को सप्ताह में कम से कम 3 बार दौड़ता था। कुछ दिन मैं घर भी दौड़ता था, और शुक्रवार को मैंने एक रन जोड़ा। मेरे मानक इश्यू रैक बोरी के रेडियो पाउच के अंदर
मैंने 25 पाउंड वजन डाला और क्वाड ताकत बनाने के लिए 20 मील तक पूरी तरह से लोड किया। मुझे सुबह 5 बजे उठना और बैंक में पहले से ही 3 घंटे कार्डियो के साथ काम शुरू करना पसंद था, जबकि मेरे अधिकांश साथियों ने अपनी कॉफी भी खत्म नहीं की थी। इससे मुझे मानसिक बढ़त, आत्मजागरूकता की बेहतर समझ और ढेर सारा आत्मविश्वास मिला, जिसने मुझे एक बेहतर सील प्रशिक्षक बना दिया। भोर होते ही उठना और बाहर निकलना आपके लिए यही होगा। यह आपको जीवन के सभी पहलुओं में बेहतर बनाता है। प्रशिक्षण के अपने पहले वास्तविक डील सप्ताह के दौरान मैंने 77 मील दौड़ लगाई। अगले सप्ताह मैंने 109 मील दौड़ लगाई, जिसमें क्रिसमस के दिन की 12 मील की दौड़ भी शामिल थी। अगले सप्ताह मैंने इसे 111.5 तक बढ़ा दिया, जिसमें नए साल के दिन 19 मील की दौड़ भी शामिल थी। और अगले सप्ताह मैं अपने पैरों को पतला करने के लिए पीछे हट गया, लेकिन फिर भी 56.5 मील अंदर चला गया। वे सभी सड़क मील थे, लेकिन मेरे पास क्या था? ऊपर आना एक ट्रेल रन था, और मैंने पहले कभी किसी ट्रेल पर दौड़ नहीं लगाई थी। मैंने बहुत से लोगों को झाड़ फूंक किया था, लेकिन मैंने एक भी ट्रैक पर घड़ी चलाकर दूरी तय नहीं की थी। हर्ट 120 मील का सर्किट कोर्स था, और मैंने सुना था कि दौड़ शुरू करने वालों में से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही सभी 5 लैप पूरी करता है। यह मेरे लिए अपना बैडवाटर बायोडाटा भरने का आखिरी मौका था। एक सफल परिणाम के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, और दौड़ के बारे में और अल्ट्रा रनिंग के बारे में बहुत कुछ था जो मुझे अभी भी नहीं पता था। हर्ट 100 सप्ताह 3 प्रशिक्षण लॉग। मैं कुछ दिन पहले होनोलुलु के लिए उड़ान भरी थी और हलेकोआ, एक सैन्य होटल में जांच की थी, जहां सक्रिय कर्तव्य और अनुभवी सैनिक शहर में आने पर अपने परिवारों के साथ रुकते हैं। जब इस इलाके की बात आई तो मैंने नक्शों का अध्ययन किया था और बुनियादी बातें जानता था, लेकिन मैंने इसे करीब से नहीं देखा था। इसलिए मैं दौड़ से एक दिन पहले हवाई नेचर सेंटर चला गया और मखमली जेड पहाड़ों को देखा। मैं बस लाल धरती का एक बड़ा टुकड़ा घने हरे रंग में गायब होते हुए देख सकता था। मैं रास्ते पर आधा मील तक चला, लेकिन केवल इतनी ही दूरी थी कि मैं पैदल चल सकता था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और पहला मील सीधी चढ़ाई पर था। इससे आगे की हर चीज को कुछ और समय तक रहस्य ही रहना होगा। 20 मील के रास्ते पर केवल 3 सहायता केंद्र थे और अधिकांश एथलीट आत्मनिर्भर थे और अपने स्वयं के पोषण आहार में शामिल थे। मैं अभी भी नौसिखिया था, और जब ईंधन की बात आई तो मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या चाहिए। रेस वाले दिन सुबह 5:30 बजे जब हम निकलने वाले थे तो मेरी मुलाकात होटल में एक महिला से हुई। वह जानती थी कि मैं नौसिखिया हूँ और उसने मुझसे पूछा कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने साथ क्या लेकर आया हूँ। मैंने उसे स्वादयुक्त ऊर्जा जेल का अपना अल्प भंडार और अपना कैमलबैक दिखाया। नमक की गोलियां नहीं लाए? उसने चौंकते हुए पूछा। मैंने कंधा उचका दिया। मुझे नहीं पता था कि नमक की गोली क्या होती है। उसने उनमें से 100 मेरी हथेली में डाल दिए। हर घंटे इनमें से 2 लो, वे तुम्हें ऐंठन से बचाएंगे। ठीक है, वह मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया जैसे वह मेरा गड़बड़ भविष्य देख रही हो। मेरी शुरुआत मजबूत थी और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन दौड़ शुरू होने के कुछ देर बाद ही मुझे पता चल गया कि मैं एक खतरनाक रास्ते का सामना कर रहा हूँ। मैं ग्रेड और उन्नयन भिन्नता के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे उसकी उम्मीद थी। यह सभी चट्टानें और जड़ें थीं जिन्होंने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैं भाग्यशाली था कि कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे केवल अपने सामान्य दौड़ने वाले जूते पहनने थे, जिनमें बहुत कम कीमती पैर थे। फिर मेरा कैमलबैक 6 मील पर टूट गया।
मैंने इसे हिलाया और हथौड़े से पीटता रहा, लेकिन पानी के स्रोत के बिना मुझे हाइड्रेट करने के लिए सहायता केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता था और वे मीलों की दूरी पर थे। अभी तक मेरे पास अपना समर्थन दल एक का भी नहीं था। केट समुद्र तट पर आराम कर रही थी और बाद में दौड़ में शामिल होने की उसकी कोई योजना नहीं थी, जो कि मेरी अपनी गलती थी। मैंने उसे छुट्टियों का वादा करके अपने साथ आने के लिए प्रेरित किया और उस दिन सुबह सुबह मैंने उससे आग्रह किया, हवाई का आनंद लो और दुख मुझ पर छोड़ दो। कैमलबैक के साथ या उसके बिना मेरी मानसिकता इसे सहायता स्टेशन से सहायता स्टेशन तक बनाने और देखने की थी कि क्या होता है। दौड़ शुरू होने से पहले मैंने लोगों को कार्ल मेल्ट्जर के बारे में बात करते हुए सुना। मैंने उसे स्ट्रेचिंग और वार्म अप करते देखा था। उसका उपनाम स्पीड बोट था और वह 24 घंटे से कम समय में दौड़ पूरी करने वाला पहला व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा था। हम में से बाकी लोगों के लिए 36 घंटे की समय सीमा थी। मेरी पहली लैप में 4.5 घंटे लगे और बाद में मुझे ठीक महसूस हुआ, जो कि तैयारी में बिताए गए सभी लंबे दिनों को देखते हुए अपेक्षित था। लेकिन मैं चिंतित भी था क्योंकि प्रत्येक लैप के लिए लगभग 5000 ऊर्ध्वाधर चढ़ाई और उतरना पड़ता था। पैर और हर कदम पर ध्यान देने के लिए जितना ध्यान देना पड़ा, इसलिए मैंने टखना नहीं मोड़ा, जिससे मेरी मानसिक थकान बढ़ गई। हर बार जब मेरी औसत कंडरा मुड़ती थी तो ऐसा महसूस होता था जैसे हवा के संपर्क में आने वाली एक कच्ची तंत्रिका हो, और मुझे पता था कि एक ठोकर मेरे डगमगाते टखने को मोड़ सकती है और मेरी दौड़ को समाप्त कर सकती है। मैंने हर पल उस दबाव को महसूस किया और परिणामस्वरूप मैंने अपेक्षा से अधिक कैलोरी जला ली, जो एक समस्या थी क्योंकि मेरे पास बहुत कम ईंधन था और पानी के स्रोत के बिना मैं प्रभावी ढंग से हाइड्रेट नहीं कर सका। गोद के बीच में मैंने पानी पिया और अपने पेट को झुकाते हुए अपना दूसरा लूप शुरू किया। 1 मील लंबी 800 फुट की चढ़ाई के साथ पहाड़ों में धीमी गति से दौड़ते हुए, मूल रूप से सीधी चढ़ाई। तभी बारिश होने लगी। हमारी लाल धरती का निशान कुछ ही मिनटों में कीचड़ में बदल गया। मेरे जूतों के तलवे इससे लिपटे हुए थे और स्की की तरह चिकने थे। मैं पिंडली तक गहरे पोखरों में फिसल गया, नीचे उतरते समय फिसल गया और चढ़ाई पर फिसल गया। यह पूरे शरीर का खेल था, लेकिन कम से कम पानी तो था। जब भी मैं सूखा होता था तो मैं अपना सिर पीछे झुका लेता था, अपनी आंखें पूरी खोल देता था और बारिश का स्वाद लेता था, जो तिहरे चंदवा वाले जंगल से छनकर आती थी, जिसमें पत्तों की सड़ांध और गंदगी की गंध आती थी। प्रजनन क्षमता की भयंकर दुर्गंध ने मेरी नाक पर आक्रमण कर दिया और मैं केवल इस तथ्य के बारे में सोच सकता था कि मुझे 4 और चक्कर लगाने होंगे। 30 मील की दूरी पर मेरे शरीर ने कुछ सकारात्मक खबर दी, या शायद यह एक गुप्त प्रशंसा की शारीरिक अभिव्यक्ति थी। मेरे टखनों में टेंडन का दर्द गायब हो गया था, क्योंकि मेरे पैर उन टेंडनों को स्थिर करने के लिए पर्याप्त सूज गए थे। क्या यह दीर्घकालिक रूप से अच्छी बात थी? शायद नहीं, लेकिन आप अल्ट्रा सर्किट पर जो भी प्राप्त कर सकते हैं उसे लेते हैं, जहां आपको 1 मील से दूसरे मील तक जो कुछ भी मिलता है उसके साथ रोल करना होता है। इस बीच मेरे क्वार्ट्स और पिंडलियों में दर्द होने लगा, जैसे उन्हें हथौड़े से मारा गया हो। हाँ, मैंने बहुत दौड़ लगाई थी, लेकिन इसमें से अधिकांश, जिसमें मेरी रकरन भी शामिल थी, सैन डिएगो में पैनकेक समतल भूभाग पर, जंगल की चिकनी पगडंडियों पर नहीं। जब मैंने अपना दूसरा लैप पूरा किया, तब तक केट मेरा इंतजार कर रही थी और वाइकिकी समुद्र तट पर एक आरामदायक सुबह बिताने के बाद उसने डरावनी दृष्टि से देखा जब मैं वॉकिंग डेड के ज़ोंबी की तरह धुंध से बाहर आ रहा था। मैं बैठ गया और जितना हो सके उतना पानी पी लिया। तब तक यह बात फैल गई थी कि यह मेरी पहली ट्रेल रेस है।
क्या आपके साथ कभी बहुत सार्वजनिक रूप से छेड़छाड़ हुई है, या आप किसी खराब दिन, सप्ताह, माह, वर्ष के बीच में थे, फिर भी आपके आसपास के लोगों ने आपके अपमान के स्रोत पर टिप्पणी करने के लिए बाध्य महसूस किया? हो सकता है कि उन्होंने आपको वे सभी तरीके याद दिलाए हों जिनसे आप बिल्कुल अलग परिणाम सुनिश्चित कर सकते थे। अब उस नकारात्मकता का उपभोग करने की कल्पना करें, लेकिन इसके ऊपर पसीने से तर जंगल की बारिश में 60 मील और दौड़ना पड़े। क्या यह मजेदार लगता है? हाँ, मैं दौड़ की बात कर रहा था। खैर, मैं और कार्ल मेल्ट्जर। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि वह 24 घंटे से भी कम समय के अनुभव के लिए तैयारी कर रहा था, और यह भी उतना ही चकित करने वाला था कि मैंने ग्रह पर सबसे खतरनाक ट्रेल रेसों में से एक में भाग लिया। कम आपूर्ति और बिना तैयारी के मेरे बेल्ट के नीचे कोई ट्रेल रेस नहीं थी। जब मैंने अपना तीसरा लूप शुरू किया, तब तक दौड़ में लगभग 100 में से केवल 40 एथलीट बचे थे, और मैंने लुइस एस्कोबार नाम के एक व्यक्ति के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। 10वीं बार मैंने निम्नलिखित शब्द सुने। तो यह आपकी पहली ट्रेल रेस है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। आपने सचमुच गलत चुना। मुझे पता है, मैंने कहा। यह बिल्कुल तकनीकी है। सही? मैं एक बेवकूफ हूँ। मैंने आज यह बहुत सुना है। यह ठीक है, उन्होंने कहा। यहाँ हम सब बेवकूफों का झुंड हैं। यार, उसने मुझे पानी की बोतल दी। वह उनमें से 3 को ले जा रहा था। इसे लो। मैंने आपके कैमलबैक के बारे में सुना। यह मेरी दूसरी दौड़ थी। मैं अल्ट्रा की लय को समझने लगा था। यह प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच एक निरंतर नृत्य है, जिसने मुझे बर्ड एस की याद दिला दी। लुइस और मैं दोनों घड़ी और एक दूसरे के साथ दौड़ रहे थे, लेकिन हम चाहते थे कि एक दूसरे ऐसा करें। हम इसमें अकेले थे, एक साथ, और वह सही था। हम 2 बेवकूफ लोग थे। अंधेरा छा गया और हमारे लिए जंगल की काली रात छोड़ गया। अगल-बगल दौड़ते हुए हमारे हेडलैम्प्स की चमक विलीन हो गई और एक व्यापक रोशनी फैल गई। लेकिन एक बार जब हम अलग हुए तो मैं देख सकता था कि एक पीली गेंद मेरे आगे की राह पर उछल रही थी। अनगिनत यात्रा तार, पिंडली, ऊंचे लट्ठे, चिकनी जड़ें, लाइकेन से लिपटी चट्टानें दृष्टि से ओझल रहीं। मैं फिसल गया, लड़खड़ा गया, गिर गया और शाप दिया। जंगल का शोर हर जगह था। मेरा ध्यान सिर्फ कीड़ों की दुनिया पर नहीं था। हवाई में, सभी द्वीपों पर, पहाड़ों में जंगली सुअर के लिए धनुष शिकार एक प्रमुख शगल है, और मास्टर शिकारी अक्सर सुअर के लिए नाक विकसित करने के लिए अपने पिटबुल को जंगल में जंजीरों में बांधकर छोड़ देते हैं। मैंने उन सभी भूखे बैलों को तड़कते और गुर्राते हुए सुना, और मैंने कुछ सुअरों को भी चिल्लाते हुए सुना। मैंने उनके डर और गुस्से, उनके पेशाब और गंदगी, उनकी खट्टी सांसों को सूंघा। आसपास की प्रत्येक भौंकने या चिल्लाने के साथ मेरा दिल धड़कता था, और मैं इतनी तेजी से जमीन पर कूदता था कि चोट लगने की वास्तविक संभावना थी। एक गलत कदम मुझे दौड़ से और बैडवाटर की दौड़ से बाहर कर सकता है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि पोस्टमैन समाचार सुन रहा है और सिर हिला रहा है, जैसे उसे लगा हो कि सब कुछ होता रहेगा। मैं अब उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और वह कभी भी मुझे पकड़ने के लिए नहीं निकला था, लेकिन उस समय मेरा दिमाग इसी तरह काम करता था। और ओहू की खड़ी अंधेरी पहाड़ियों में मेरी थकावट ने मेरे तनाव को बढ़ा दिया। मैं अपनी पूर्ण सीमा के करीब महसूस कर रहा था, लेकिन अभी भी 40 मील से अधिक जाना बाकी था। कोर्स के पीछे अंधेरे, सीलन भरे जंगल में एक लंबी तकनीकी ढलान के बाद मैंने पगडंडी पर एक कटआउट में मेरे आगे एक और हेडलैम्प चक्कर लगाते देखा। धावक कर्ली क्यूज में घूम रहा था, और जब मैंने उसे पकड़ा तो मैंने देखा कि यह एक हंगेरियन धावक था। मेरी मुलाकात सैन डिएगो में अकोस्कोनिया नाम से हुई थी।
वह हॉस्पिटैलिटी पॉइंट के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ धावकों में से एक थे, जहां उन्होंने 24 घंटों में 134 मील की दूरी तय की। मुझे अकोस पसंद था और उसके प्रति मेरे मन में अत्यधिक सम्मान था। मैं रुका और उसे एक ही भूभाग को बार बार कवर करते हुए मिलते जुलते वृत्तों में चलते हुए देखा। क्या वह कुछ ढूंढ रहा था? क्या वह मतिभ्रम कर रहा था? अकोस, मैंने पूछा, तुम ठीक हो या क्या आपको किसी मदद की आवश्यकता है? डेविड, नहीं। मैं ठीक हूँ, उन्होंने कहा। उसकी आंखें पूर्णचंद्र की उड़न तश्तरियां थीं। वह बेहोशी की हालत में था, लेकिन मैं मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था और मुझे यकीन नहीं था कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ सिवाय अगले सहायता केंद्र के कर्मचारियों को यह बताने के कि वह अचंभित होकर घूम रहा है। जैसा कि मैंने कहा, वहाँ सौहार्द है और अल्ट्रा सर्किट पर प्रतिस्पर्धा है, और चूंकि वह स्पष्ट दर्द में नहीं था और उसने मेरी मदद से इनकार कर दिया, इसलिए मुझे बर्बर मोड में जाना पड़ा। 2 पूरे चक्कर लगाने के बाद मेरे पास चलते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं लड़खड़ाते हुए स्टार्ट लाइन पर वापस आया और स्तब्ध होकर अपनी कुर्सी पर गिर गया। अंतरिक्ष में अंधेरा था, तापमान गिर रहा था और बारिश अभी भी हो रही थी। मैं अपनी क्षमता के चरम पर था और मुझे यकीन नहीं था कि मैं एक और कदम उठा पाऊंगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने टैंक से कम 99% पानी निकाल लिया है। मेरी गैस लाइट जल रही थी, मेरा इंजन कांप रहा था, फिर भी मुझे पता था कि अगर मुझे यह दौड़ पूरी करनी है और बैडवाटर में जाना है तो मुझे और अधिक खोजना होगा। लेकिन जब हर कदम पर दर्द ही दर्द महसूस होता है तो आप खुद को कैसे आगे बढ़ाएंगे? जब पीड़ा आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में व्याप्त फीडबैक लूप है जो आपको रुकने के लिए कह रही है। यह मुश्किल है क्योंकि हर किसी के लिए दुख की सीमा अलग अलग होती है। जो सार्वभौमिक है वह है झुकने का आवेग। ऐसा महसूस करना कि आपने अपना सब कुछ दे दिया है और किसी काम को अधूरा छोड़ना आपके लिए उचित है। अब तक मुझे यकीन है कि आप बता सकते हैं कि मुझे जुनूनी होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कुछ लोग मेरे जुनून के स्तर की आलोचना करते हैं, लेकिन मैं उन प्रचलित मानसिकताओं से सहमत नहीं हूं जो इन दिनों अमेरिकी समाज पर हावी हैं। वे जो हमें प्रवाह के साथ चलने के लिए कहते हैं या हमें यह सीखने के लिए आमंत्रित करते हैं कि कम प्रयास में अधिक कैसे प्राप्त किया जाए। भाड़ में जाओ वह शॉर्टकट बकवास। मैं अपने स्वयं के जुनून को स्वीकार करता हूँ और खुद से अधिक की मांग और इच्छा करता हूँ। इसका कारण यह है कि मैंने सीखा है कि यह तभी होता है जब मैं दर्द और पीड़ा से परे अपनी कथित सीमाओं से आगे निकल जाता हूँ कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से और अधिक हासिल करने में सक्षम होता हूँ। सहन शक्ति की दौड़ के साथ साथ समग्र जीवन में भी। और मेरा मानना है कि आपके लिए भी यही सच है। मानव शरीर एक स्टॉक कार की तरह है। हम बाहर से अलग दिख सकते हैं, लेकिन हुड के नीचे हम सभी के पास संभावनाओं का विशाल भंडार है और एक गवर्नर हमें अपनी अधिकतम गति तक पहुंचने से रोकता है। एक कार में गवर्नर ईंधन और हवा के प्रवाह को सीमित कर देता है ताकि यह बहुत अधिक गर्म न हो, जो प्रदर्शन पर रोक लगा देता है। यह एक हार्डवेयर समस्या है। गवर्नर को आसानी से हटाया जा सकता है और यदि आप गवर्नर को अक्षम कर देते हैं तो अपनी कार को 130 मील प्रति घंटे से अधिक की गति पर नजर रखें। यह मानव पशु में एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। हमारे गवर्नर हमारे मन में गहरे दबे हुए हैं, हमारी पहचान के साथ जुड़े हुए हैं। यह जानता है कि हम किससे प्यार करते हैं और किससे नफरत करते हैं। यह हमारी पूरी जिंदगी की कहानी पढ़ता है और जिस तरह से हम खुद को देखते हैं और हम कैसे दिखना चाहते हैं उसे बनाता है।
यह वह सॉफ्टवेयर है जो दर्द और थकावट के साथ साथ वैयक्तिकृत फीडबैक भी देता है। भय और असुरक्षा, और यह उन सब का उपयोग हमें यह सब जोखिम उठाने से पहले रुकने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए करता है। लेकिन बात यह है कि इसका पूर्ण नियंत्रण नहीं है। एक इंजन के गवर्नर के विपरीत, हमारा गवर्नर हमें तब तक नहीं रोक सकता जब तक कि हम उसकी बकवास को स्वीकार न कर लें और पद छोड़ने के लिए सहमत न हो जाएं। दुख की बात है कि हम में से अधिकांश लोग तब हार मान लेते हैं जब हम अपने अधिकतम प्रयास का लगभग 40% ही दे पाते हैं। यहाँ तक कि जब हमें लगता है कि हम अपनी पूर्ण सीमा तक पहुँच गए हैं, तब भी हमारे पास देने के लिए 60% और है। वह क्रियाशील राज्यपाल है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि यह सच है, तो यह बस आपकी दर्द सहनशीलता को बढ़ाने, अपनी पहचान और अपनी सभी आत्मसीमित कहानियों को छोड़ने की बात है, ताकि आप बिना हार माने 60%, फिर 80% और उससे आगे तक पहुंच सकें। मैं इसे 40% नियम कहता हूं, और इसके इतने शक्तिशाली होने का कारण यह है कि यदि आप इसका पालन करते हैं, तो आप अपने दिमाग को खेल और जीवन में प्रदर्शन और उत्कृष्टता के नए स्तरों तक खोल देंगे, और आपके पुरस्कार केवल भौतिक सफलता से कहीं अधिक गहरे होंगे। 40% नियम हम जो कुछ भी करते हैं उस पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि जीवन में लगभग कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा हम आशा करते हैं। हमेशा चुनौतियां होती हैं, और चाहे हम काम पर हो या स्कूल में या अपने सबसे घनिष्ठ या महत्वपूर्ण रिश्तों में परखा हुआ महसूस कर रहे हों, हम सभी प्रतिबद्धताओं से दूर जाने, अपने लक्ष्यों और सपनों को त्यागने और अपनी खुशी को कम कीमत पर बेचने के लिए प्रलोभित होंगे। किन्हीं बिंदुओं पर, क्योंकि हम खालीपन महसूस करेंगे, जैसे हमारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, जब हमने अपने मन, दिल और आत्मा की गहराई में छिपे खजाने का आधा भी इस्तेमाल नहीं किया है। मैं जानता हूं कि एक ऊर्जावान गतिरोध के करीब पहुंचने पर कैसा महसूस होता है। मैं वहां इतनी बार जा चुका हूं कि गिना ही नहीं जा सकता। मैं कम बेचने के प्रलोभन को समझता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आवेग आपके मन की आराम की इच्छा से प्रेरित होता है, और यह आपको सच्चाई नहीं बताता है। यह आपकी पहचान है कि आप अभयारण्य ढूंढ रहे हैं, न कि आपको बढ़ने में मदद कर रहे हैं। यह यथास्थिति की तलाश कर रहा है, महानता तक नहीं पहुंच रहा है या संपूर्णता की तलाश नहीं कर रहा है। लेकिन आपको अपने गवर्नर को बंद करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर अपडेट की आवश्यकता है, वह कोई सुपरसोनिक डाउनलोड नहीं है। 20 साल का अनुभव हासिल करने में 20 साल लगते हैं, और अपने 40% से आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका दिन ब दिन अपने दिमाग को कठोर बनाना है। इसका मतलब है कि आपको दर्द का पीछा ऐसे करना होगा जैसे यह आपका बहुत बड़ा काम हो। कल्पना कीजिए कि आप एक मुक्केबाज हैं, और रिंग में पहले दिन आप अपनी ठुड्डी पर एक बॉक्सर लेते हैं। यह बेहद दर्दनाक होगा, लेकिन बॉक्सर होने के 10वें साल में आप एक मुक्के से नहीं रुकेंगे। आप पराजित होने के 12 दौर को आत्मसात करने में सक्षम होंगे और अगले ही दिन वापस आकर फिर से लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पंच ने ताकत खो दी है। आपके विरोधी और भी मजबूत होंगे। परिवर्तन आपके मस्तिष्क के भीतर हुआ है। आपने अपना दिमाग खराब कर लिया है। समय की अवधि में मानसिक और शारीरिक पीड़ा के प्रति आपकी सहनशीलता बढ़ गई होगी, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर ने सीख लिया होगा कि आप एक से अधिक मुक्कों का सामना कर सकते हैं, और यदि आप किसी ऐसे कार्य में लगे रहते हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पुरस्कार मिलेगा। लड़ाकू नहीं। मान ले कि आपको दौड़ना पसंद है, लेकिन आपकी छोटी उंगली टूट गई है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि यदि आप इस पर दौड़ना जारी रखेंगे,
तो बहुत जल्द आप टूटे हुए पैरों पर भी दौड़ने में सक्षम होंगे। असंभव लगता है ना? मुझे पता है कि यह सच है, क्योंकि मैं टूटे हुए पैरों पर दौड़ा हूँ और उस ज्ञान ने मुझे अल्ट्रा सर्किट पर सभी प्रकार की पीड़ाओं को सहने में मदद की, जिससे आत्मविश्वास का एक स्पष्ट स्रोत सामने आया है, जिसे मैं जब भी मेरा टैंक सूख जाता है पी लेता हूँ। लेकिन कोई भी अपने रिजर्व का 60% तुरंत या एक साथ पूरा नहीं कर पाता। पहला कदम यह याद रखना है कि आपके दर्द और थकान का प्रारंभिक विस्फोट आपके गवर्नर से बात कर रहा है। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आप अपने दिमाग में संवाद पर नियंत्रण रखते हैं और आप खुद को याद दिला सकते हैं कि आप उतने थके हुए नहीं हैं जितना आप सोचते हैं, कि आपने इसे अपना सब कुछ नहीं दिया है, आस पास भी नहीं। इसमें खरीदारी करने से आप लड़ाई में बने रहेंगे और इसका मूल्य अतिरिक्त 5% है। बेशक इसे पढ़ने से ज्यादा आसान है। हर्ट 100 के चौथे लैब को शुरू करना आसान नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि यह कितना दर्द देगा, और जब आप मृत और दबे हुए, निर्जलित, निचोड़े हुए और 40% पर फटे हुए महसूस कर रहे हो, तो अतिरिक्त 60 ढूंढना प्रतिशत असंभव लगता है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पीड़ा जारी रहे। कोई नहीं करता। यही कारण है कि यह पंक्ति थकान हम सभी को कायर बना देती है, बिल्कुल बकवास है। ध्यान रखें, मुझे उस दिन 40% नियम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हर्ट 100 वह है जब मैंने पहली बार इस पर विचार करना शुरू किया था, लेकिन मैं पहले भी कई बार दीवार से टकरा चुका था और मैंने अपने सबसे निचले स्तर पर भी अपने लक्ष्यों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए वर्तमान और खुले दिमाग से रहना सीख लिया था। मैं जानता था कि लड़ाई में बने रहना हमेशा सबसे कठिन और सबसे फायदेमंद पहला कदम होता है। बेशक जब आप योग कक्षा छोड़कर समुद्र तट पर टहल रहे हो तो खुले दिमाग का होना आसान है, लेकिन जब आप पीड़ित हो तो खुले दिमाग का होना कठिन काम है। यदि आप नौकरी या स्कूल में किसी कठिन चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो भी यही बात सच है। हो सकता है कि आप 100 प्रश्नों की परीक्षा दे रहे हो और जानते हो कि आपने पहला 50 पूरा कर लिया है। उस समय खुद को परीक्षा को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करने के लिए आवश्यक अनुशासन बनाए रखना बेहद मुश्किल है। यह भी जरूरी है कि आप इसे खोजें, क्योंकि हर असफलता में कुछ न कुछ होता है। प्राप्त किया, भले ही यह अगली परीक्षा के लिए केवल अभ्यास हो जिसे आपको देना होगा, क्योंकि वह अगली परीक्षा आ रही है। यह एक गारंटी है। मैंने अपना चौथा लैब किसी भी प्रकार के दृढ़ विश्वास के साथ शुरू नहीं किया। मैं इंतजार करो और देखो की स्थिति में था, और पहली चढ़ाई के आधे रास्ते में मुझे इतना चक्कर आ गया कि मुझे थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठना पड़ा। एक एक करके 2 धावक मेरे पास से गुजरे। उन्होंने चेक इन किया, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। उन्हें बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा था। मैं एक नियमित अकोस्कोनिया था। अपने सुविधाजनक स्थान से मैं ऊपर पहाड़ी की चोटी देख सकता था और कम से कम इतनी दूर तक चलने के लिए खुद को प्रोत्साहित कर रहा था। अगर मैं उसके बाद भी पद छोड़ना चाहता था, तो मैंने खुद से कहा कि मैं हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूँ और हर्ट 100 को पूरा न कर पाने में कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने खुद से बार बार ऐसा कहा, क्योंकि हमारा गवर्नर इसी तरह काम करता है। यह आपके अहंकार को बढ़ावा देता है, साथ ही यह आपको आपके लक्ष्यों से दूर होने से भी रोकता है। लेकिन एक बार जब मैं चढ़ाई के शीर्ष पर पहुंच गया, तो ऊंची जमीन ने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया और मैंने दूरी में एक और जगह देखी और मिट्टी, चट्टान और जड़ के उस छोटे से हिस्से को भी कवर करने का फैसला किया। आप जानते हैं, चढ़ाई छोड़ने से पहले अच्छा। एक बार जब मैं वहां पहुंचा
तो मैं नीचे उतरते हुए एक लंबी ढलान देख रहा था और भले ही पैर परेशान कर रहे थे, फिर भी ऊपर चढ़ने की तुलना में यह बहुत आसान लग रहा था। इसे साकार किए बिना मैं उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां मैं रणनीति बनाने में सक्षम था। पहली चढ़ाई पर मुझे इतना चक्कर आ रहा था और कमजोरी आ रही थी कि मैं चुदाई के क्षण में बह गया, जिससे मेरा दिमाग जाम हो गया। रणनीति के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं बस छोड़ना चाहता था, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर मैंने अपना दिमाग रीसेट कर लिया। मैं शांत हो गया और मुझे एहसास हुआ कि मैं दौड़ को आकार में छोटा कर सकता हूँ और इस तरह खेल में बने रहने से मुझे आशा मिली और आशा की लत लग जाती है। मैंने दौड़ को इस तरह से पूरा किया, 5% चिप्स एकत्र किए, अधिक ऊर्जा को अनलॉक किया, फिर जैसे जैसे समय बीतता गया इसे जला दिया। मैं इतना थक गया था कि मैं लगभग अपने पैरों पर ही सो गया था और इतने सारे स्विचबैक और ड्रॉप ऑफ वाले रास्ते पर यह खतरनाक है। कोई भी धावक आसानी से नींद में चलकर गुमनामी में जा सकता था। एक चीज जो मुझे जगाए रखती थी वह थी पगडंडी की खराब हालत। मैं दर्जनों बार अपनी गांड के बल झड़ा, मेरे स्ट्रीट जूते अपनी क्षमता से बाहर हो गए थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं बर्फ पर दौड़ रहा था और अपरिहार्य गिरावट हमेशा परेशान कर रही थी, लेकिन कम से कम इसने मुझे जगाया। थोड़ी देर दौड़ने और फिर थोड़ा चलने से मैं आगे बढ़ने में सक्षम हो गया। 77 मील उन सभी में सबसे कठिन उतरना, जब मैंने स्पीड बोट कार्ल मेल्ट्जर को अपने पीछे पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा। उन्होंने अपने सिर पर एक लैंप और अपनी कलाई पर एक लैंप और पानी की 2 बड़ी बोतलों के साथ एक हिप पैक पहना हुआ था। भोर की गुलाबी रोशनी में छाया हुआ वह ढलान से नीचे उतर रहा था, एक ऐसे हिस्से की ओर बढ़ रहा था जहां मुझे लड़खड़ाना पड़ रहा था और सीधा रहने के लिए पेड़ की शाखाओं को टटोलना पड़ रहा था। वह फिनिश लाइन से 3 मील दूर कोर्स रिकॉर्ड के लिए 22 घंटे और 16 मिनट की गति से मुझे गोद में लेने ही वाला था, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा याद है वह यह है कि वह 6:30 प्रति मील की अविश्वसनीय गति से दौड़ते हुए कितना सुंदर लग रहा था। वह बिल्कुल अलग जेन की सवारी करते हुए कीचड़ पर उड़ रहा था। उसके पैर बमुश्किल जमीन को छू रहे थे और यह एक सुंदर जुदाई का दृश्य था। स्पीडगोट उस प्रश्न का जीवित, सांस लेने वाला उत्तर था जिसने लास वेगास मैराथन के बाद मेरे दिमाग में घर कर लिया था। मैं क्या कर सकने में समर्थ? उस बुरे आदमी को सबसे चुनौतीपूर्ण इलाके में सरकते हुए देखकर मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में एक अलग स्तर का एथलीट है और उनमें से कुछ मेरे अंदर भी थे। वास्तव में यह हम सभी में है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आनुवांशिकी एथलेटिक प्रदर्शन में कोई भूमिका नहीं निभाती है या हर किसी में 4 मिनट की मील दौड़ने, लेब्रोन जेम्स की तरह डंक मारने, स्टीव करी की तरह शूट करने या 20 में हर्ट 100 दौड़ने की अनदेखी क्षमता होती है। 2 घंटे। हम सभी के पास एक जैसी मंजिल या छत नहीं है, लेकिन हम में से प्रत्येक के पास जितना हम जानते हैं उससे कहीं अधिक है। और जब अल्ट्रा रनिंग जैसे सहन शक्ति वाले खेलों की बात आती है तो हर कोई उन उपलब्धियों को हासिल कर सकता है जिन्हें उन्होंने एक बार असंभव माना था। ऐसा करने के लिए हमें अपना मन बदलना होगा, अपनी पहचान को खत्म करने के लिए तैयार रहना होगा और अधिक बनने के लिए हमेशा और अधिक खोजने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा। हमें अपने गवर्नर को हटाना होगा। उस दिन हर्ट 100 सर्किट पर मेल्ट्जर को सुपरहीरो की तरह दौड़ते देखने के बाद मैंने हर तरह के दर्द के बावजूद अपना चौथा लैप पूरा किया और अपनी टीम से घिरे हुए उसे जश्न मनाते हुए देखने के लिए समय निकाला। उसने कुछ ऐसा हासिल किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था और अब मुझे एक और पूरा चक्कर लगाना था। मेरे पैर रबर के थे, मेरे पैर सूज गए थे। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन मैं यह भी जानता था कि यह मेरा दर्द बोल रहा था।
मेरी वास्तविक क्षमता अभी भी अनिश्चित थी। पीछे मुड़कर देखने पर मैं कहूँगा कि मैंने 60% दिया था, जिसका मतलब था कि मेरा टैंक आधा अधूरा ही भरा था। मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की और उस कमीने को लैप 5 में ही खत्म कर दिया, लेकिन मैं अभी भी प्लैनेट अल्ट्रा पर एकमात्र पर्यटक था। मैं अपने मन का स्वामी नहीं था। मैं प्रयोगशाला में था, अभी भी खोज मोड में था, और मैं अपनी 5वीं और अंतिम गोद के हर एक कदम पर चला। मुझे 8 घंटे लग गए, लेकिन बारिश रुक गई थी। हवाई के गर्म सूरज की उष्णकटिबंधीय चमक अद्भुत थी और मैंने काम पूरा कर लिया। मैंने हर्ट 100 को 33 घंटे और 23 मिनट में पूरा किया, जो कि 36 घंटे की कट ऑफ से कुछ ही कम था। 9वें स्थान के लिए पर्याप्त था। केवल 23 एथलीटों ने पूरी दौड़ पूरी की और मैं उनमें से एक था। बाद में मेरी बहुत पिटाई की गई। 2 लोग मुझे कार तक ले गए और केट को मुझे व्हीलचेयर पर बैठाकर मेरे कमरे तक ले जाना पड़ा। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे पास करने के लिए और भी काम थे। मैं अपना बैडवाटर एप्लीकेशन जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था, इसलिए बिना किसी झपकी के हमने उस चीज को ठीक कर दिया। कुछ ही दिनों में पोस्टमैन ने मुझे यह बताने के लिए ईमेल किया कि मुझे बैडवाटर में स्वीकार कर लिया गया है। बहुत अच्छा लग रहा था। इसका मतलब यह भी था कि अगले 6 महीनों के लिए मेरे पास 2 पूर्णकालिक नौकरियां थीं। मैं बैडवाटर के लिए पूर्ण तैयारी मोड में एक नेवी सील था। इस बार मैं रणनीतिक और विशिष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अगर मैं 40% से अधिक उड़ान भरना चाहता हूं, अपने टैंक को खत्म करना चाहता हूं और अपनी पूरी क्षमता का दोहन करना चाहता हूं, तो मुझे पहले खुद को एक मौका देना होगा। मैंने हर्ट 100 के लिए पर्याप्त शोध या तैयारी नहीं की। मैंने उबड़-खाबड़ इलाके का अनुमान नहीं लगाया था। दौड़ के पहले भाग के लिए मेरे पास कोई सहायक दल नहीं था और मेरे पास पानी का कोई बैकअप स्रोत भी नहीं था। मैं 2 हेडलैम्प नहीं लाया, जो लंबी अंधकारमय रात के दौरान मदद कर सकते थे, और हालांकि मुझे निश्चित रूप से ऐसा महसूस हुआ कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया है, मुझे कभी भी अपना असली 100% तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। खराब पानी अलग होने वाला था। मैंने दिन रात शोध किया। मैंने पाठ्यक्रम का अध्ययन किया, तापमान और ऊंचाई के अंतरों को नोट किया और उनका चार्ट तैयार किया। मुझे सिर्फ हवा के तापमान में दिलचस्पी नहीं थी। मैंने गहराई तक खोदा ताकि मुझे पता चले कि डेथ वैली के अब तक के सबसे गर्म दिन पर फुटपाथ कितना गर्म होगा। मैंने दौड़ के वीडियो गूगल पर खोजे और उन्हें घंटों तक देखा। मैंने इसे पूरा करने वाले धावकों के ब्लॉग पढ़े, उनकी कमियों और प्रशिक्षण तकनीकों पर ध्यान दिया। मैंने उत्तर की ओर डेथ वैली की ओर प्रस्थान किया और पूरे रास्ते का पता लगाया। इलाके को करीब से देखने पर उसकी क्रूरता का पता चला। पहले 42 मील बिल्कुल सपाट थे, भगवान की ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से एक रन जो ऊंचे स्तर पर था। यह अच्छा समय बिताने का मेरा सबसे अच्छा अवसर होगा, लेकिन इससे बचे रहने के लिए मुझे 2 चालक दल के वाहनों की आवश्यकता होगी जो एक दूसरे से आगे निकलें और हर तीसरे मील पर कूलिंग स्टेशन स्थापित करें। इसके बारे में सोचकर मैं रोमांचित हो गया, लेकिन फिर मैं अभी तक इसे जी नहीं रहा था। मैं एक वसंत के दिन एक खिले हुए रेगिस्तान में खिड़कियां नीचे संगीत सुन रहा था। मैं बिल्कुल सहज था। यह सब अभी भी एक गड़बड़ कल्पना थी। मैंने अपने कूलिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम स्थानों को चिह्नित किया। मैंने ध्यान दिया कि कहां-कहां कंधा चौड़ा था और कहां-कहां रुकने से बचना होगा। मैंने गैस स्टेशनों और पानी भरने और बर्फ खरीदने के अन्य स्थानों पर भी ध्यान दिया। उनमें से बहुत सारे नहीं थे, लेकिन वे सभी मैप किए गए थे।
रेगिस्तानी मैदान में दौड़ने के बाद मुझे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी और ऊंचाई के साथ इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दौड़ का अगला चरण 4800 फीट की ऊंचाई पर टाउने दर्रे तक 18 मील की चढ़ाई थी। तब तक सूरज डूब रहा होगा और उस हिस्से को चलाने के बाद मैं वहां पहुंचा, अपनी आंखें बंद कर लीं और यह सब कल्पना की। अनुसंधान तैयारी का एक हिस्सा है, विजुअलाइजेशन दूसरी बात है। टाउन पास की उस चढ़ाई के बाद मुझे हड्डियों को कुचलने वाली 9 मील की ढलान का सामना करना पड़ेगा। मैं इसे दर्रे के शीर्ष से खुलता हुआ देख सकता था। हट 100 से मैंने एक बात सीखी कि नीचे की ओर दौड़ने से आपको परेशानी होती है, और इस बार मैं इसे डामर पर करूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना दिमाग खोल दिया और अपने क्वाड्स और पिंडलियों, घुटनों और पिंडलियों में दर्द महसूस करने की कोशिश की। मुझे पता था कि मेरे क्वाड्स को उस गिरावट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए मैंने मांसपेशियों को जोड़ने के लिए एक नोट बनाया। मेरी जांघों पर स्टील चढ़ाना होगा। 72 मील से डार्विन दर्रा तक 18 मील की चढ़ाई शुद्ध नरक होगी। मुझे उस हिस्से में दौड़ना चलना होगा, लेकिन सूरज ढल चुका होगा। मैं लोन पाइन में ठंड का स्वागत करूंगा और वहां से मैं कुछ समय निकाल सकता हूं, क्योंकि अंतिम 13 से पहले सड़क फिर से समतल हो गई थी। व्हिटनी पोर्टर रोड पर 8374 फीट की अंतिम रेखा तक 1 मील की चढ़ाई। फिर अपने नोटपैड में मेकअप टाइम लिखना आसान है, और जब आप वास्तविक जीवन में वहां पहुंचते हैं तो इसे निष्पादित करना आसान होता है। लेकिन कम से कम मेरे पास नोट्स थे। मेरे एनोटेटेड मानचित्रों के साथ उन्होंने मेरी बैडवाटर फाइल बनाई, जिसका मैंने अध्ययन किया जैसे कि मैं एक और SVAB परीक्षण की तैयारी कर रहा था। मैं अपनी रसोई की मेज पर बैठा, उन्हें पढ़ा और फिर से पढ़ा और प्रत्येक मील की सबसे अच्छी कल्पना की। लेकिन मैं यह भी जानता था कि मेरा शरीर अभी भी हवाई से उबर नहीं पाया है, जिससे मेरे बैडवाटर के दूसरे और भी महत्वपूर्ण पहलू में बाधा उत्पन्न हुई। तैयारी, शारीरिक प्रशिक्षण। मुझे PT की सख्त जरूरत थी, लेकिन मेरी टेंडन में अभी भी इतनी चोट लगी हुई थी कि मैं महीनों तक दौड़ नहीं सका। कैलेंडर के पन्ने उड़ रहे थे। मुझे कड़ी मेहनत करने और सबसे मजबूत धावक बनने की जरूरत थी, और तथ्य यह है कि मैं उस तरह से प्रशिक्षण नहीं ले सका जैसी मैंने उम्मीद की थी। मेरा आत्मविश्वास खत्म कर दिया। साथ ही काम के दौरान यह बात भी फैल गई थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जबकि मुझे साथी सील्स से कुछ समर्थन मिला, मुझे नकारात्मकता का भी हिस्सा मिला, खासकर जब उन्हें पता चला कि मैं अभी भी नहीं दौड़ सकता। लेकिन वह कोई नई बात नहीं थी। किसने अपने लिए ऐसी संभावना का सपना नहीं देखा है जिसमें केवल मित्र, सहकर्मी या परिवार ही सब कुछ हो? हम में से अधिकांश लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तब तक प्रेरित होते हैं जब तक कि हमारे आसपास के लोग हमें खतरे, नकारात्मक पक्ष, हमारी अपनी सीमाओं और हमसे पहले उन सभी लोगों की याद नहीं दिलाते हैं जो ऐसा नहीं कर पाए। कभी कभी सलाह नेक इरादे वाली जगह से आती है। वे वास्तव में मानते हैं कि वे इसे हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन यदि आप उन्हें ऐसा करने देते हैं तो ये वही लोग आपके सपनों से बाहर निकल जाएंगे और आपका राज्यपाल उन्हें ऐसा करने में मदद करेगा। यही एक कारण है कि मैंने कुकी जार का आविष्कार किया। हमें एक ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जो हमें लगातार याद दिलाती रहे कि जब हम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर होते हैं तो हम कौन होते हैं, क्योंकि जब हम गिरते हैं तो जिंदगी हमें नहीं उठा सकती। रास्ते में कांटे होंगे, आपकी पीठ में चाकू होंगे, चढ़ने के लिए पहाड़ होंगे, और हम केवल उस छवि पर खरा उतरने में सक्षम हैं जो हम अपने लिए बनाते हैं। अपने आप को तैयार करें। हम जानते हैं कि जीवन कठिन हो सकता है, और फिर भी जब यह उचित नहीं होता है तो हम अपने लिए खेद महसूस करते हैं। इस बिंदु से आगे
निम्नलिखित को गोगिंस के प्रकृति के नियमों के रूप में स्वीकार करें। आपका मजाक उड़ाया जाएगा। आप असुरक्षित महसूस करेंगे। आप हर समय सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। किसी भी स्थिति में आप केवल काले, सफेद, एशियाई, लातीनी, महिला, पुरुष, समलैंगिक, लेस्बियन या यहाँ अपनी पहचान भरे हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होगा जब आप अकेला महसूस करेंगे। इससे छुटकारा मिले। हमारे दिमाग बेहद मजबूत हैं। वे हमारे सबसे शक्तिशाली हथियार हैं, लेकिन हमने उनका उपयोग करना बंद कर दिया है। आज हमारे पास पहले से कहीं अधिक संसाधनों तक पहुंच है और फिर भी हम उन लोगों की तुलना में बहुत कम सक्षम हैं जो हमसे पहले आए थे। यदि आप हमारे लगातार नरम होते समाज में उन प्रवृत्तियों का विरोध करने वाले कुछ लोगों में से एक बनना चाहते हैं, तो आपको खुद के साथ युद्ध करने और एक पूरी नई पहचान बनाने के लिए तैयार रहना होगा, जिसके लिए खुले दिमाग की आवश्यकता होती है। यह मजेदार है, खुले दिमाग का होना अक्सर होता है नए जमाने या नरम के रूप में टैग किया गया। भाड़ में जाओ। रास्ता खोजने के लिए पर्याप्त खुले दिमाग का होना पुरानी परंपरा है। यह वही है जो नक्कल ड्रैगर्स करते हैं, और बिल्कुल यही मैंने किया। मैंने अपने दोस्त स्टोक्स की बाइक उधार ली। उसने भी कक्षा 235 में स्नातक किया था और काम पर भागने के बजाय मैं हर दिन वहां से वापस आता था। एकदम नए सील टीम 5 जिम में एक अंडाकार ट्रेनर था और मैं उससे दिन में एक बार और कभी कभी 2 बार जाता था, कपड़ों की 5 परतों के साथ। डेथ वैली की गर्मी ने मुझे डरा दिया, इसलिए मैंने इसका अनुकरण किया। मैं 3 या 4 जोड़ी स्वेट पैंट, कुछ पुलोवर स्वेटशर्ट, एक हुडी और एक ऊनी टोपी पहनकर तैयार हुआ। सभी एक गोर्टेक्स शेल में बंद थे। अंडाकार पर 2 मिनट के बाद मेरी हृदय गति 170 पर थी और मैं एक बार में 2 घंटे तक उस पर रुका रहा। उससे पहले या बाद में मैं रोइंग मशीन पर चढ़ूंगा और 30,000 मीटर तक चला जाऊंगा, जो लगभग 20 मील है। मैंने 10 या 20 मिनट तक कभी कुछ नहीं किया। मेरी पूरी मानसिकता अतिवादी थी। यह होना था। बाद में मुझे अपने कपड़े ऐसे निचोड़ते हुए देखा गया जैसे मैंने उन्हें अभी अभी किसी नदी में भिगोया हो। अधिकांश लोगों ने सोचा कि मुझे बाहर कर दिया गया है, लेकिन मेरे पुराने बर्ड एस प्रशिक्षक SBG को यह बहुत पसंद आया। उस वसंत में मुझे नीलैंड, कैलिफोर्निया में हमारे बेस पर सील्स के लिए भूमि युद्ध प्रशिक्षक के रूप में काम सौंपा गया था। दक्षिणी कैलिफोर्निया के रेगिस्तान का एक खेदजनक टुकड़ा। इसके ट्रेलर बेरोजगार मेथ प्रमुखों से भरे हुए हैं। मेक्सिको सीमा से 60 मील दूर अंतर्देशीय जलराशि साल्टन सागर पर विकसित बस्तियों के माध्यम से नशे में धुत होकर आए प्रवासी हमारे एकमात्र पड़ोसी थे। जब भी मैं 10 मील की लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सड़क पर उनके पास से गुजरता था, तो वे ऐसे घूरते थे जैसे मैं कोई एलियन हूँ जो उनकी गतियुक्त दृष्टि खोजों में से एक से वास्तविक दुनिया में आया था। फिर भी मैंने चरम 100 डिग्री की गर्मी में 3 परतों वाले कपड़े और एक गोर्टेक्स जैकेट पहना हुआ था। मैं दूर से किसी दुष्ट दूत की तरह लग रहा था। तब तक मेरी चोटें प्रबंधनीय हो गई थीं और मैं एक बार में 10 मील दौड़ा, फिर 50 पाउंड वजन के साथ नीलैंड के आसपास की पहाड़ियों पर घंटों तक पैदल चला। जिन टीम के लोगों को मैं प्रशिक्षण दे रहा था वे भी मुझे एक विदेशी प्राणी मानते थे और उनमें से कुछ मेथ प्रमुखों की तुलना में मुझसे अधिक भयभीत थे। उन्होंने सोचा कि युद्ध के मैदान में उस दूसरे रेगिस्तान में मेरे साथ कुछ हुआ है, जहां युद्ध कोई खेल नहीं था। वे नहीं जानते थे कि मेरे लिए युद्ध का मैदान मेरा अपना मन था। मैं प्रशिक्षण के लिए डेथ वैली वापस चला गया और सोना सूट में 10 मील की दौड़ लगाई। वह मादरचोद गेंदों की तरह गर्म था, लेकिन मेरे सामने दुनिया की सबसे कठिन दौड़ थी और मैं 2 बार 100 मील दौड़ चुका था। मैं जानता था कि यह कैसा लगा,
और इसकी संभावना क्या थी। अतिरिक्त 35 मील की दूरी तय करने से मैं भयभीत हो गया। निश्चित रूप से मैंने एक अच्छे खेल की बात की, हर तरह का आत्मविश्वास दिखाया और हजारों डॉलर जुटाए, लेकिन मेरा एक हिस्सा यह नहीं जानता था कि मेरे पास दौड़ पूरी करने के लिए क्या है। इसलिए मुझे देने के लिए बर्बर पीटी का आविष्कार करना पड़ा। मेरे लिए एक मौका है। जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तो खुद को आगे बढ़ाने के लिए काफी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। मुझे यह जानने से नफरत थी कि सुबह उठना मेरे लिए क्या मायने रखता है। यह बहुत अकेला था, लेकिन मुझे पता था कि बैडवाटर कोर्स पर मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाऊंगा जहां दर्द असहनीय हो जाएगा और असहनीय महसूस होगा। शायद यह 50 या 60 मील पर होगा, शायद बाद में, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मैं छोड़ना चाहूंगा और खेल में बने रहने और अपनी पहुंच तक पहुंचने के लिए मुझे 1 सेकंड के निर्णयों को खत्म करने में सक्षम होना होगा। अप्रयुक्त 60%। हीट ट्रेनिंग के सभी एकाकी घंटों के दौरान मैंने छोड़ने वाले मन का विश्लेषण करना शुरू कर दिया था और मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे अपनी पूर्ण क्षमता के करीब प्रदर्शन करना है और वॉरियर फाउंडेशन को गौरवान्वित करना है तो मुझे सरल उत्तर देने के अलावा और भी बहुत कुछ करना होगा। जैसे ही प्रश्न सामने आए, इससे पहले कि यह किसी भी तरह की गति पकड़ ले, मुझे छोड़ने वाले मन को दबाना होगा। इससे पहले कि मैंने कभी खुद से पूछा क्यों मुझे यह समझाने के लिए अपने कुकीज़ार की आवश्यकता होगी कि मेरा शरीर जो कुछ भी कह रहा है उसके बावजूद मैं पीड़ा से प्रतिरक्षित हूँ। क्योंकि कोई भी अल्ट्रा रेस या हेल वीक को एक पल में नहीं छोड़ता। लोग घंटी बजाने से घंटों पहले ही नौकरी छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। इसलिए मुझे यह पहचानने के लिए पर्याप्त रूप से उपस्थित रहने की आवश्यकता थी कि जब मेरा शरीर और दिमाग शॉर्ट सर्किट के लिए विफल होने लगे थे तो मेरे उसमें गिरने से बहुत पहले बाहर निकलने का रास्ता तलाशने का आवेग आ गया था। घातक फन, दर्द को नजरअंदाज करना या सच्चाई को अवरुद्ध करना, जैसा कि मैंने सैन डिएगो वनडे में किया था, इस बार काम नहीं करेगा। और यदि आप अपने 100% की तलाश में हैं, तो आपको अपनी कमजोरियों और कमजोरियों को सूचीबद्ध करना चाहिए। उन्हें नजरअंदाज न करें, उनके लिए तैयार रहें, क्योंकि किसी भी सहनशीलता की घटना में, किसी भी उच्च तनाव वाले माहौल में आपकी कमजोरियां बुरे कर्म की तरह सामने आएंगी, मात्रा में बढ़ेंगी और आप पर हावी हो जाएंगी जब तक आप पहले उनसे आगे नहीं निकल जाते। यह पहचान और विजुअलाइजेशन में एक अभ्यास है। आपको यह पहचानना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। आपको इसमें जो पसंद नहीं है उसे उजागर करें और हर संभव बाधा की कल्पना करने में समय व्यतीत करें। मैं गर्मी से डरता था, इसलिए बैडवाटर की तैयारी में मैंने प्रशिक्षण सत्रों के रूप में प्रच्छन्न नए और अधिक मध्ययुगीन आत्मयातना अनुष्ठानों की कल्पना की, या शायद यह दूसरा तरीका था। मैंने खुद से कहा कि मैं पीड़ा से प्रतिरक्षित हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं दर्द से प्रतिरक्षित हूँ। मैं हर किसी की तरह दुख हुआ, लेकिन मैं अपने तरीके से काम करने और इसके माध्यम से काम करने के लिए प्रतिबद्ध था ताकि यह मुझे पटरी से न उतारे। 22 जुलाई 2006 को सुबह 6 बजे जब मैं बैडवाटर की लाइन पर पहुंचा, तब तक मैं अपने गवर्नर को 80% तक ले जा चुका था। मैंने 6 महीने में अपनी सीमा दोगुनी कर ली, और आप जानते हैं कि इससे मुझे क्या गारंटी मिली। जैक बकवास। बैडवाटर की शुरुआत धीमी रही। नौसिखिए सुबह 6 बजे शुरू होते थे, अनुभवी धावक सुबह 8 बजे शुरू होते थे, और सच्चे दावेदार सुबह 10 बजे तक उड़ान नहीं भरते थे, जिसने उन्हें चरम गर्मी के लिए डेथ वैली में डाल दिया था। क्रिस कोस्टमैन एक कुतिया का प्रफुल्लित करने वाला बेटा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने एक कठोर कमीने को गंभीर सामरिक लाभ दिया है। मुझे नहीं। मैं अकोस कोन्या के बारे में बात कर रहा हूँ।
अकोस और मैं एक रात पहले फर्नेस क्रीक इन में मिले, जहां सभी एथलीट रुके थे। वह भी पहली बार आया था और पिछली बार जब हमने एक दूसरे को देखा था तब से वह काफी बेहतर दिख रहा था। हर्ट 100 में उसकी समस्याओं के बावजूद वैसे वह 35 घंटे और 17 मिनट में समाप्त हो गया। मुझे पता था कि अकोस एक स्टार था और चूंकि हम दोनों पहले समूह में थे इसलिए मैंने उसे रेगिस्तान के माध्यम से अपने साथ चलने दिया। दुखद समाचार, पहले 17 मील तक हम साथ साथ थे और हम एक अजीब जोड़े की तरह लग रहे थे। अकोस 5'7" 122 पाउंड का हंगेरियन है। मैं 6'1" 195 पाउंड वजन के साथ इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आदमी था। केवल काला आदमी भी अकोस को प्रायोजित किया गया था और उसे रंगीन ब्रांडेड गेटअप पहनाया गया था। मैंने एक फटा हुआ ग्रे टैंक टॉप, काले रंग की रनिंग शॉर्ट्स और सुव्यवस्थित ओखले धूप का चश्मा पहना था। मेरे पैरों और टखनों को कंप्रेशन टेप में लपेटा गया था और टूटे फूटे लेकिन फिर भी स्प्रिंग वाले चलने वाले जूतों में भर दिया गया था। मैंने नेवी सील गियर या वॉरियर फाउंडेशन की पोशाक नहीं पहनी थी। मैंने गुप्त रहना पसंद किया। मैं दर्द की एक नई दुनिया में छनती हुई छाया आकृति थी। मेरे पहले बैडवाटर के दौरान हालांकि अकोस ने तेज गति तय की, लेकिन गर्मी ने मुझे परेशान नहीं किया, आंशिक रूप से क्योंकि यह जल्दी था और क्योंकि मैंने गर्मी का प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरह से किया था। सुबह 6 बजे के समूह में हम अब तक के 2 सर्वश्रेष्ठ धावक थे और जब हम सुबह 8:40 बजे फर्नेस क्रीक इन से गुजरे तो सुबह 10 बजे के समूह के कुछ धावक बाहर थे, जिनमें स्कॉट जूरेक, मौजूदा चैंपियन बैडवाटर रिकॉर्ड भी शामिल थे। धारक और एक अति किंवदंती। वह जानता होगा कि हम अच्छा समय बिता रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उसे एहसास हुआ होगा कि उसने अपनी सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा की झलक देखी होगी। कुछ ही समय बाद अकोस ने हमारे बीच कुछ जगह बनाई और 26 मील की दूरी पर मुझे एहसास होने लगा कि एक बार फिर मैं बहुत तेजी से बाहर चला गया। मुझे चक्कर आ रहा था और सिर चकरा रहा था और मैं जीआई संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था। अनुवाद, मुझे सड़क के किनारे गंदगी फैलानी पड़ी। यह सब इस तथ्य से उत्पन्न हुआ कि मैं गंभीर रूप से निर्जलित था। मेरा दिमाग एक के बाद एक गंभीर पूर्वानुमानों के साथ घूमता रहा। एक के बाद एक नौकरी छोड़ने के बहाने ढेर हो गए। मैंने नहीं सुना। मैंने अपनी निर्जलीकरण की समस्या का ध्यान रखते हुए और जितना मैं चाहता था उससे अधिक पानी पीकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं अकोस के पूरे 1 घंटे बाद दोपहर 1:31 बजे 42 मील पर स्टोवपाइप वेल्स चेक पॉइंट से गुजरा। मैं 7.5 घंटे से अधिक समय तक रेस कोर्स पर रहा था और तब तक लगभग विशेष रूप से पैदल ही चल रहा था। मुझे अपने पैरों पर डेथ वैली पार करने पर गर्व था। मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, उचित बाथरूम में गया और अपने कपड़े बदले। मेरे पैर मेरी अपेक्षा से अधिक सूज गए थे और मेरे दाहिने पैर का अंगूठा घंटों तक जूते के किनारे से रगड़ता रहा था, इसलिए रुकना एक मीठी राहत जैसा महसूस हुआ। मुझे अपने बाएं पैर के किनारे पर खून का छाला महसूस हुआ, लेकिन मैं अपने जूते उतारने से बेहतर जानता था। अधिकांश एथलीट बैडवाटर चलाने के लिए अपने जूते का आकार बढ़ाते हैं और फिर भी सूजन के लिए जगह बनाने और घर्षण को कम करने के लिए वे बड़े पैर के अंगूठे के साइड पैनल को काट देते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया और मेरे सामने 90 मील आगे था। मैंने 4,850 फीट की ऊंचाई पर टाउने दर्रे तक पूरी 18 मील की चढ़ाई तय की। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, जैसे ही मैं दर्रे पर पहुंचा, सूरज डूब गया, हवा ठंडी हो गई और मैंने एक और परत खींच ली। सेना में हम हमेशा कहते हैं कि हम अपनी अपेक्षाओं के स्तर तक नहीं बढ़ पाते हैं, हम अपने प्रशिक्षण के स्तर तक गिर जाते हैं,
और जैसे ही मैं अपनी भौंकने वाली भौंकने के साथ घुमावदार राजमार्ग पर चढ़ गया, मैं उसी लय में आ गया जैसा मैंने पाया था न्यूलैंड के आसपास के रेगिस्तान में मेरी लंबी नावों पर। मैं दौड़ नहीं रहा था, लेकिन मैंने तेज गति बनाए रखी और काफी जमीन कवर की। मैं अपनी स्क्रिप्ट पर अड़ा रहा, पूरे 9 मील की दूरी तय की और मेरे क्वाड्स ने इसकी कीमत चुकाई। मेरे बाएं पैर ने भी ऐसा ही किया। मेरा छाला हर मिनट बढ़ता जा रहा था। मैं इसे महसूस कर सकता था। हॉट एयर बैलून स्थिति की ओर अग्रसर। काश यह एक पुराने कार्टून की तरह मेरे जूते के आर पार हो जाता और तब तक फैलता रहता जब तक कि यह मुझे बादलों में नहीं ले जाता और माउंट व्हिटनी की चोटी पर नहीं गिरा देता। ऐसा भाग्य नहीं। मैं चलता रहा और अपने दल के अलावा, जिसमें अन्य लोगों के अलावा मेरी पत्नी केट चालक दल प्रमुख थी और माँ भी शामिल थी, मैंने किसी और को नहीं देखा। मैं एक शाश्वत पड़ाव पर था, तारों की रोशनी से जगमगाते काले गुंबद वाले आकाश के नीचे मार्च कर रहा था। मैं इतने लंबे समय से चल रहा था कि मुझे उम्मीद थी कि किसी भी क्षण धावकों का झुंड आ जाएगा और फिर मुझे उनके हाल पर छोड़ देगा, लेकिन किसी ने नहीं दिखाया। ग्रह पर जीवन का एकमात्र प्रमाण दर्द मेरी अपनी गर्म सांसों की लय, मेरे कार्टून ब्लिस्टर की जलन और कैलिफोर्निया की रात के माध्यम से धधकते हुए सड़क यात्रियों की ऊंची किरणें और लाल टेल लाइट्स थे। यानी जब तक सूरज उगने के लिए तैयार नहीं था और अंततः एक झुंड 110 मील पर पहुंच गया। मैं तब तक थक चुका था और निर्जलित हो चुका था, पसीने, गंदगी और नमक से लथपथ था, जब घोड़े की मक्खियों ने एक एक करके मुझ पर गोता लगाना शुरू कर दिया। 2 से 4 होते हुए 10 और 15 हो गए। उन्होंने अपने पंख मेरी त्वचा पर मारे, मेरी जांघों को काटा और मेरे कानों में घुस गए। यह सामग्री बाइबल आधारित थी और यह मेरी आखिरी परीक्षा थी। मेरे दल ने बारी बारी से तौलिए से मेरी त्वचा से मक्खियां हटाईं। मैं पहले से ही व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में था। मैंने पैदल ही 110 मील से अधिक दूरी तय कर ली थी और केवल 25 मील जाने के बाद इन शैतान मक्खियों के पास मुझे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। क्या वे करेंगे? मैं मार्च करता रहा और मेरा दल अगले 8 मील तक मक्खियां उड़ाता रहा। 17 मील के बाद अकोस को मुझसे दूर भागते हुए देखने के बाद से मैंने 122 मील तक किसी अन्य बैडवाटर धावक को नहीं देखा था जब केट मेरे साथ आ गई। स्कॉट जुरेक आपसे 2 मील पीछे है, उसने कहा। हमें दौड़ में 26 घंटे से अधिक हो गए थे और अकोस पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन तथ्य यह है कि जुरेक अभी मुझे पकड़ रहा था। इसका मतलब था कि मेरा समय बहुत अच्छा रहा होगा। मैं ज्यादा नहीं दौड़ा था, लेकिन उन सभी नाइलैंड रूक्स ने मेरी पैदल यात्रा को तेज और मजबूत बना दिया। मैं 15 मिनट की मील की दूरी तय करने में सक्षम था और समय बचाने के लिए अपना पोषण प्राप्त कर लिया। यह सब खत्म होने के बाद जब मैंने सभी प्रतिस्पर्धियों के विभाजन और समापन समय की जांच की, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे सबसे बड़े डर, गर्मी ने वास्तव में मेरी मदद की थी। यह महान तुल्यकारक था। इसने तेज धावकों को धीमा कर दिया। शिकार पर जुरेक के साथ जब मैं व्हिटनी पोर्टल रोड पर मुड़ा और अंतिम 13 मील की चढ़ाई शुरू की, तो मुझे अपना सब कुछ देने के लिए प्रेरित किया गया। जैसे ही सड़क बादलों में रेंगते सांप की तरह वापस मुड़ गई, मैंने ढलानों पर चलने और फ्लैटों में दौड़ने की अपनी पूर्व दौड़ रणनीति पर ध्यान दिया। जुरेक मेरा पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन वह पीछा कर रहा था। अकोस ने 25 घंटे और 28 मिनट में समाप्त कर दिया था और जुरेक उस दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाया था। बैडवाटर चैंपियन के रूप में दोहराने के उनके प्रयास की घड़ी खत्म हो रही थी, लेकिन उन्हें अकोस का समय पहले से जानने का सामरिक लाभ था। वह अपनी फूट भी जानता था। अकोस के पास वह विलासिता नहीं थी
और वह राजमार्ग पर कहीं 30 मिनट की झपकी के लिए रुका था। ज्यूरिक अकेला नहीं था। उनके पास डस्टी ओल्सन नाम का एक तेज गेंदबाज, एक जबरदस्त धावक था जिसने उनकी एड़ी पर वार किया था। खबर यह थी कि ओल्सन ने स्वयं कम से कम 70 मील दौड़ लगाई। मैंने उन्हें पीछे से आते हुए सुना और जब भी सड़क पीछे मुड़ती तो मैं उन्हें अपने नीचे देख सकता था। अंततः 128 मील पर इस पूरी गड़बड़ दौड़ में सबसे खड़ी सड़क के सबसे ऊंचे हिस्से पर वे ठीक मेरे पीछे थे। मैंने दौड़ना बंद कर दिया, रास्ते से हट गया और उनका उत्साह बढ़ाया। ज्यूरिक उस समय इतिहास का सबसे तेज अल्ट्रा धावक था, लेकिन खेल के अंत में उसकी गति तेज नहीं थी। यह सुसंगत था। उसने प्रत्येक सोच समझकर उठाए गए कदम से शक्तिशाली पर्वत को काट डाला। उन्होंने काले रंग की रनिंग शॉर्ट्स, नीली स्लीवलेस शर्ट और सफेद बेसबॉल टोपी पहनी थी। उसके पीछे ओल्सन के कंधे की लंबाई के लंबे बाल बंदना से बंधे हुए थे, अन्यथा उनकी वर्दी एक जैसी थी। ज्यूरिक खच्चर था और ओल्सन उसकी सवारी कर रहा था। चलो जरकर, चलो जरकर, यह आपकी दौड़ है, ओल्सन ने मुझसे आगे निकलते हुए कहा। आपसे बेहतर कोई नहीं है, किसी को भी नहीं। जब वे आगे दौड़े तो ओल्सन बात करते रहे और ज्यूरिक को याद दिलाया कि उनके पास देने के लिए और भी बहुत कुछ है। ज्यूरिक ने बाध्य किया और पहाड़ पर आक्रमण जारी रखा। उसने यह सब उस क्षमाहीन डामर पर छोड़ दिया। यह देखना अद्भुत था। ज्यूरिक ने बैडवाटर का 2006 संस्करण तब जीत लिया जब उसने अकोस की तुलना में 25 घंटे और 41 मिनट 17 मिनट तेज गति से समापन किया, जिसे अपनी पावर नैप पर पछतावा हुआ होगा, लेकिन यह मेरी चिंता का विषय नहीं था। मुझे अपनी खुद की एक दौड़ पूरी करनी थी। व्हिटनी पोर्टल रोड देवदार और चीड़ के ढेरों में छाया पाने से पहले 10 मील तक एक सूखी उजागर चट्टानी ढाल पर बहती है। ज्यूरिक और उसके दल से उत्साहित होकर मैंने पिछले 7 मील में से अधिकांश भाग दौड़ा। मैंने धक्का देने के लिए अपने कूल्हों का इस्तेमाल किया। पैर आगे थे और हर एक कदम कष्टपूर्ण था, लेकिन 30 घंटे 18 मिनट और 54 सेकंड की दौड़, लंबी पैदल यात्रा, पसीना और पीड़ा के बाद मैंने एक छोटी सी भीड़ के उत्साहवर्धन के लिए टेप तोड़ दिया। मैं 30 बार छोड़ना चाहता था। मुझे मानसिक रूप से 135 मील की दूरी तय करनी पड़ी, लेकिन उस दिन 90 धावकों ने प्रतिस्पर्धा की और मैं 5वें स्थान पर आया। 2007 में अपने दूसरे बैडवाटर के बाद अकोस और मैं तीसरे स्थान पर रहा और अकोस फिर से दूसरे स्थान पर आया। मैं जंगल में घास की ढलान पर चला गया और देवदार के बिस्तर पर वापस लेट गया। जैसे ही केट ने मेरे जूतों के फीते खोले, उस छाले ने मेरे बाएं पैर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था। यह इतना बड़ा था कि यह पैर की छठी उंगली जैसा लग रहा था। इसका रंग और बनावट चेरी बबल गम जैसा था। जब उसने मेरे पैरों से कंप्रेशन टेप हटाया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। फिर मैं कोस्टमैन से अपना पदक स्वीकार करने के लिए लड़खड़ाते हुए मंच पर गया। मैंने अभी-अभी पृथ्वी ग्रह पर सबसे कठिन दौड़ों में से एक को पूरा किया है। मैंने उस पल की कम से कम 10 बार कल्पना की थी और सोचा था कि मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन मैं खुश नहीं हुआ। नहाने के पानी के बाद छाले पड़ गए। क्रिस, मुझे यकीन है कि आपको दौड़ में शामिल होने के लिए नौसिखिया छूट के लिए बहुत सारे अनुरोध मिलेंगे, लेकिन मैं वास्तव में इसकी सराहना करूंगा यदि आप और आपके लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। यह अनुरोध मेरे लिए नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की ओर से है जो मेरे लिए काम करता है। यह मैं हूँ। यह वह जगह है जहाँ मैं एक ऐसे व्यक्ति का परिचय कराता हूँ जो एक प्रवेश आवेदन डालने जा रहा है। डेव गोगिंस।
मैंने उसे 2001 में बर्ड एस के माध्यम से रखा और तुरंत ही उसे अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली के रूप में पहचान लिया। उनकी ताकत और सहन शक्ति असाधारण है। उन्होंने सील प्रशिक्षण में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और स्वेच्छा से आर्मी रेंजर स्कूल में चले गए, जहां उन्होंने ऑनर मैन के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि वह मेरे स्टाफ में एक प्रशिक्षक हैं। उनके लिए प्रवेश के लिए पूर्वावश्यकताओं को पूरा करना लगभग असंभव है। मैंने अब तक जो भी देखा है वह सबसे बड़ी मानसिक दृढ़ता वाला, सर्वश्रेष्ठ सहन शक्ति वाला एथलीट है। मैं एक नौसेना अधिकारी और सील के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाते हुए कहूंगा कि वह दौड़ को सफलतापूर्वक पूरा करेगा और शीर्ष 10% में समाप्त होगा। यदि स्वीकार किया जाता है तो वह यूएस नेवी सील टीम के लोगों के तहत दौड़ना चाहेगा और साथ ही ऊपर उठाना भी चाहेगा। स्पेशल ऑपरेशंस वॉरियर फाउंडेशन SOWF के लिए पैसा। आपके विचार के लिए धन्यवाद। बहुत आदरपूर्वक SBG। कोस्टमैन को SBG का ईमेल। वह सही था, मैं शीर्ष 10% में समाप्त हुआ। उन्होंने मुझे मेरा पदक सौंपा, मुझसे हाथ मिलाया और भीड़ के सामने मेरा साक्षात्कार लिया, लेकिन मैं वहां केवल आधा ही था। जब वह बोल रहा था, मैं अंतिम चढ़ाई और 8000 फीट से ऊपर के दर्रे पर पहुंच गया, जहां का दृश्य अवास्तविक था। मैं मौत का पूरा रास्ता देख सकता था। घाटी एक और भयानक यात्रा के अंत के करीब मुझे यह देखने को मिला कि मैं कहां से आया हूं। यह मेरे विकृत जीवन का आदर्श रूपक था। एक बार फिर मैं टूट गया, 20 अलग अलग तरीकों से नष्ट हो गया, लेकिन मैं एक और विकास, एक और क्रूसिबल पार कर चुका था और मेरा इनाम एक पदक और पोस्टमैन के माइक्रोफोन के साथ कुछ मिनटों से कहीं अधिक था। यह बिल्कुल नया बार था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ज्यूरेक और ओल्सन, अकोस और कार्ल मेल्ट्जर को देखा। उन सभी में कुछ न कुछ ऐसा था जो मेरे पास नहीं था। वे समझ गए थे कि हर आखिरी बूंद को कैसे बर्बाद किया जाए और खुद को दुनिया की सबसे कठिन दौड़ जीतने की स्थिति में कैसे लाया जाए, और अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए उस भावना को तलाशूं। मैंने पागलों की तरह तैयारी की थी। मैं खुद को और इलाके को जानता था। मैं छोड़ने वाले दिमाग से आगे रहा, सरल सवालों के जवाब दिए और दौड़ में बना रहा, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी था। मेरे उठने के लिए अभी भी कहीं और ऊंचाई बाकी थी। पेड़ों की सरसराहट से ठंडी हवा चली, मेरी त्वचा से पसीना सूख गया और मेरी दुखती हड्डियों को आराम मिला। यह मेरे कान में फुसफुसाया और एक रहस्य साझा किया जो मेरे मस्तिष्क में ढोल की थाप की तरह गूंज उठा, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कोई अंतिम रेखा नहीं है, गोगिंस। कोई समापन रेखा नहीं है। चुनौती 7। यह मुख्य उद्देश्य धीरे धीरे गवर्नर को अपने मस्तिष्क से हटाना शुरू करना है। सबसे पहले यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसका एक त्वरित अनुस्मारक। 1999 में जब मेरा वजन 297 पाउंड था, मेरी पहली दौड़ 1/4 मील थी। 2007 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए मैं 29 घंटों में 205 मील दौड़ा, बिना रुके। मैं वहां रातों रात नहीं पहुंचा और मुझे आपसे भी ऐसी उम्मीद नहीं है। आपका काम अपने सामान्य रोक बिंदु से आगे बढ़ना है। चाहे आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हों या पुशअप्स का सेट कर रहे हों, उस बिंदु पर पहुंचे जहां आप इतने थके हुए हैं और दर्द में हैं कि आपका दिमाग आपसे रुकने के लिए भीख मांग रहा है। फिर केवल 5 से 10% आगे बढ़ाएं। यदि आपने अब तक वर्कआउट में सबसे अधिक पुशअप्स 100 किए हैं, तो 105 या 110 करें।
यदि आप सामान्य रूप से प्रत्येक सप्ताह 30 मील दौड़ते हैं, तो अगले सप्ताह 10% अधिक दौड़ें। यह क्रमिक रैंप अप चोट को रोकने में मदद करेगा और आपके शरीर और दिमाग को धीरे धीरे आपके नए कार्यभार के अनुकूल होने की अनुमति देगा। यह आपकी बेसलाइन को भी रीसेट करता है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अगले सप्ताह और उसके अगले सप्ताह अपना कार्यभार 5 से 10% तक बढ़ाने वाले हैं। शारीरिक चुनौतियों में इतना दर्द और पीड़ा शामिल है कि यह आपके आंतरिक संवाद की कमान संभालने के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षण है और खुद को शारीरिक रूप से आगे बढ़ाने से आपको जो नई मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है, वह आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर लागू होगा। आपको एहसास होगा कि यदि आप अपनी शारीरिक चुनौतियों में कमजोर प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आप स्कूल और काम में भी कमजोर प्रदर्शन कर रहे हों। लबोलुआब यह है कि जीवन एक बड़ा दिमागी खेल है। एकमात्र व्यक्ति जिसके विरुद्ध आप खेल रहे हैं, वह आप स्वयं हैं। इस प्रक्रिया पर कायम रहें और जल्द ही जिसे आपने असंभव माना था, वह कुछ ऐसा होगा जिसे आप अपने जीवन के हर दिन करेंगे। मैं आपकी कहानियां सुनना चाहता हूं। सोशल पर पोस्ट करें।